फिर से स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सेशन में। तो पिछले वीडियो लेक्चर सेशन में मैंने आप लोगों को जो 1968 का नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसमें जो भी सुझाव दिए थे उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। और उसके बाद मैंने आप लोग को ये कहा था कि पूर्ण क्षमता में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1968 का, वह क्यों पूरे देश में नहीं लागू हो पाया, क्योंकि उस समय फंडिंग की कमी थी। और उसके साथ साथ उस समय जो शिक्षा था वह राज्य की जिम्मेदारी थी। केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी कब हुई? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो उस समय क्या हुआ था कि केंद्र और राज्य दोनों की ही जिम्मेदारी शिक्षा बन गई। और जब केंद्र किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में होता है। तो फिर उसके बाद में मैंने आप लोग को ये भी कहा था कि काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी था। 71 में वॉर हुए, फिर उसके बाद में 73-74 में स्टूडेंट्स का स्ट्राइक हुआ और काफ़ी सारे आंदोलन वगैरह हुए। 75 में इमरजेंसी हुआ, फिर 77 में इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट फॉल होता है और 77 में ही जनता पार्टी अपने पावर में आती है और वह अपना एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती है और उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। तो 1979 में जो जनता पार्टी में जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे श्री प्रताप चंद्र जी, वह कुछ शिक्षाविद और संसद के सदस्यों के साथ मिलकर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए थे। तो उसमें क्या क्या सुझाव थे और पिछले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से क्या उसमें अलग था, वो आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला था, शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य का उत्तरदायित्व होगा। मतलब कि कंबाइंड वे में जो सेंटर है और स्टेट है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एजुकेशन के मैटर में। तो पहले क्या था, इसके पहले 79 के पहले ही तो समवर्ती सूची में एजुकेशन आ गया था। तो उसी में क्या होता है कि जब ये दोनों क्या होते हैं कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब क्या होगा कि वह और ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा एजुकेशन का जो भी पॉलिसी है। उसके बाद में दूसरा जो है, संपूर्ण देश में 8+4+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी। अच्छा, कोठारी कमीशन में क्या था? कोठारी कमीशन में 10+2+3 यही था ना। इसी में मतलब कि 10 साल का सामान्य शिक्षा था, 2 साल का उच्च माध्यमिक और 3 साल का क्या था? ग्रेजुएशन। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें था 8+4+3 मतलब कि 8 साल का इसमें सामान्य शिक्षा, ठीक है, सामान्य शिक्षा। फिर उसके बाद में 4 साल का क्या था? माध्यमिक और 3 साल का ग्रेजुएशन। तो इसमें ये डिफरेंस है और ये वाला प्रश्न पूछा जाता है अगर कोई नेट के अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे एजुकेशन सब्जेक्ट से या एमएड या बीएड कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8+4+3 का जो स्ट्रक्चर है वह किस नीति ने सजेस्ट किया था। तो इसी नीति ने ये स्ट्रक्चर जो है वह सजेस्ट किया था। फिर उसके बाद में ये कहा गया था तीसरा कि जो मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाएगा। मतलब कि जो मूल्यांकन होगा, एग्जामिनेशन का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा उसमें 8 तक का आंतरिक मूल्यांकन होगा, मतलब कि इंटरनल असेसमेंट होगा क्लास 8 तक और इसमें किसी को फेल नहीं कराया जाएगा। फिर उसके बाद में प्रथम सार्वजनिक परीक्षा 10 के बाद होगी, क्लास 10 के बाद होगी फर्स्ट सार्वजनिक परीक्षा और दूसरा जो है वह 12वीं के बाद होगा। फिर उसके बाद में चौथा है अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। तो
आप सिमिलैरिटी देख रहे हैं कि कोठारी आयोग में भी क्या कहा गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के तरफ। और इसमें भी जब जनता पार्टी आई थी उन्होंने तो बहुत ही ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह अनिवार्य और निःशुल्क होना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने यह सजेस्ट किया था कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, सामाजिक पर्यावरण, शारीरिक शिक्षा, बागवानी जैसे उसमें सब्जेक्ट होने चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने नेबरहुड स्कूल्स या पड़ोस के विद्यालय, पड़ोस विद्यालय मतलब कि जो बच्चा है उसका जो विद्यालय हो वो उसके पड़ोस में हो, मतलब कि पास में हो। तो पास में हो तो उससे क्या होगा, उसको सुविधा होगी, आराम से वो जा पाएगा, तो उसे कोई परेशानी ना हो उसके लिए बहुत ही कम डिस्टेंस में उसका स्कूल होना चाहिए। जो आज लागू हो चुका है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, जो है प्राइमरी एजुकेशन 1 किलोमीटर के दायरे में है और जो अपर प्राइमरी एजुकेशन है वो 3 किलोमीटर के रेडियस में है। तो इससे जो है वो आज अच्छे से लागू हो चुका है। तो उसका भी सुझाव दिया गया था, नेबरहुड स्कूल या पड़ोस विद्यालय कुछ भी नहीं है, मेनली जो बच्चे का जो विद्यालय है वो उसके पास होना चाहिए, उसके करीब होना चाहिए, यही उसका कंसेप्ट था। फिर 5वां जो है वह है माध्यमिक शिक्षा को व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। मतलब कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको एक तरीके से वोकेशनलाइजेशन या फिर हम जो अपने जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा, इसका सुझाव दिया गया था। उसमें 2 वर्ग में माध्यमिक शिक्षा को बांटा गया था। एक है सामान्य जनरल एजुकेशन जिसमें जो बच्चा है वो हायर स्टडीज़ में जाएगा, और दूसरा जो है वो व्यावसायिक मतलब कि वोकेशनल। दोनों ही व्यावहारिक होंगे, ऐसा नहीं कि जो सामान्य शिक्षा ले रहे हैं उनका व्यावहारिक टर्म्स में कुछ भी उसमें नहीं दिया जाएगा, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बट जो व्यावसायिक शिक्षा लेंगे वह काफ़ी ज़्यादा कौशल केंद्रित होगा, काफ़ी ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट उसमें बच्चों को स्किल का डेवलपमेंट कराया जाएगा ताकि वो आगे के अपने जीवन के लिए प्रस्तुत हो सके। उनके जीविका उपार्जन के लिए जो है इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी ताकि वो आगे जाके कुछ अच्छा अपना काम ले सके और वो अच्छे से कमा सके। तो यही मेन उसका उद्देश्य था कि व्यावसायिक शिक्षा मतलब वोकेशनल एजुकेशन और में मतलब कि जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में माध्यमिक शिक्षा को डिवाइड किया गया था। फिर उसके बाद में 6वां पॉइंट है कि प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। मतलब जो एडल्ट एजुकेशन है, मतलब कि जो भी अभी उम्र बढ़ गई है जिनकी पर वह अच्छे से शिक्षा नहीं ले पाए हैं, तो उनको भी जो है शिक्षित किया जाएगा। और उसके लिए जो विद्यार्थी हैं या जो कॉलेज के विद्यार्थी पढ़े लिखे लोग हैं और जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, फिर उसके बाद में जो समाज सेवी संस्थान के लोग हैं, उनसे मदद ली जाएगी ताकि प्रौढ़ मतलब कि 15 से 35 वर्ष के प्रौढ़ को उचित शिक्षा देने के लिए ऐसे लोगों की मदद ली जाएगी। और इसमें यही कहा गया था कि एक साक्षरता हमारे देश में जो है साक्षरता बढ़ाने के लिए ये कदम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको भी पढ़ाना बहुत आवश्यक है, यह इस नीति में बताया गया था। फिर उसके बाद में जो 7वां है उसमें कहा गया था व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार। मतलब कि जो भी टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगशाला जो है उसमें एस्टैब्लिश किए जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी पे जो है उसका जो करिकुलम है उसको मॉडिफाई किया जाए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शोध पे ध्यान दिया जाए। इस तरीके की बातें इस नीति द्वारा बताई गई थी। और जो भी फंडिंग की ज़रूरत है, जो भी ग्रांट्स की ज़रूरत है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमोशन के लिए, वह भी दिया जाएगा। ये सब बताया गया। फिर उसके बाद में 8वां पॉइंट ये है कि सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास। ये तो
सभी नीतियों में आप देखेंगे कि जो मूल्यों का विकास है बच्चों में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, सोशल वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ ही नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे मतलब कि आप एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकेंगे, आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकेंगे। तो उसके लिए जो हमारे मूल्य है उसका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे सिद्धांत बच्चों से परिचय करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 द्वारा बताई गई, पर यह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि जनता पार्टी 2 ही साल के लिए रही। फिर 1980 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आ जाती है, फिर उसके बाद में 84 में उनका डेथ हो जाता है, और 86 में राजीव गांधी जी के टाइम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आता है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 राजीव गांधी जी के समय में आता है। तो उसमें हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन उस शिक्षा नीति में के द्वारा आया। तो आगे के लेक्चर में मैं जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।